ओके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी इनिशियल क्लासेस में। अभिनंदन है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 10 पेपर थे, आज ये 11 नंबर पेपर है। और 10 पेपर जो है वो टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस जो है, इस पर जो अपलोड मैंने कर दिए हैं, आप सबको मिल चुके होंगे। अब आप इनका प्रिंट निकलवाएं, यही बेस्ट तरीका है। अगर मेरे अनुसार पढ़ना चाहते हैं तब तो मेरे अनुसार चलें। मैं आपके 70 में से, यूं मान लीजिए 70 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि राजस्थान जी के, आईसीटी, मनोविज्ञान, इनके भी जो पेपर्स हैं, 15 पेपर हैं। कितने? 15 पेपर हैं। वो भी पीपीटी तैयार हो रही है। बस पेपर तो हो चुके हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, उनके पीपीटी तैयार कर रहे हैं। पीपीटी तैयार होने के बाद वो टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन में भी जैसे दो चार क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहता ही है। तो उनके सही आंसर क्या है, उनको डिलीट करना है, तो वो सारी चीजें देखकर उसकी पीपीटी तैयार करवा रहे हैं। वो भी आपको मिलेंगे, वो भी निशुल्क करवाऊंगा मैं यहाँ पर। उसमें वो कंप्लीट पेपर होंगे, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि वो आपके यूट्यूब पर सिर्फ लाइव ही चलेंगे, उसके बाद वो हटा लिए जाएंगे। इसलिए आप जिस दिन भी हो, मैं एक दिन पहले सूचना दे दूंगा आपको, वो लाइव पेपर आकर ही लेने हैं। हाँ, बाद में पेपर अपलोड कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। और दूसरी बात, आप यूं मान लीजिए कि अब ये जो 10 पेपर हैं इनमें आंसर की नहीं लगाई हुई है, तो मैसेज आ रहे हैं कि सर आंसर की आप दे दो। हम आपके वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन अब आंसर की आप लगा के देखो। मैं देखो आंसर की लगा के नहीं दूंगा। इसके पीछे आप चाहे, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है आपको तकलीफ देने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन पेपर्स को आप खुद हल करें। और मैं इतने दिन से बोल रहा हूं कि आप डेली आंसर की बनाइए, डेली आंसर की बनाइए। या आप जब मेरे प्यार से कहने पर आप कहना नहीं मानोगे, तो मुझे किसी न किसी कोई एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक होना पड़ेगा। आपकी सफलता के लिए मैं स्टिक हो रहा हूं और मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। तो आप इस बात को समझें। 10 पेपर अपलोड हो गए, आज 11वां हो जाएगा। और जैसे ही 5 और अपलोड, 5 एक साथ कर दूंगा। ठीक है, फिर उन पांचों को निकलवा लेना। फायदा होगा दोस्तों, मानो कहना मेरा, मेरे अनुसार चलना ही पड़ेगा। मैं तो मेरे अनुसार चलोगे उसी का साथ दूंगा। बाकी आप आंसर की नहीं बना रहे। अब जिन्होंने आंसर की 10 दिन से लगातार बनाई है, जैसे मैं नाम ले लेता हूं, वो जो टॉपर्स रह रहे हैं, वो कुमावत, सुनील कुमावत है शायद, पूर्णिमा जी है, और कल वो 2-3 नाम और लिए थे, मैं भूल गया। दो रेखा हैं। तो जिन्होंने रेगुलर भेज रहे हैं आंसर की, शशि विष्णोई है, ये रेगुलर भेजने वाले हैं। इनके कितना फायदा होगा फटाफट आंसर की लगानी है। कुछ आएंगे, जो नहीं आएंगे वो देख लेंगे, है ना। अब वरना बहुत दिक्कत आती है। तो आप इस चीज को समझे, बात को थोड़ा सा। और आंसर आपको, आज फिर कह रहा हूं, अभी भी कोई देर नहीं है। आगे 30 पेपर और होने, आंसर की अभी बनाना स्टार्ट कर देवें। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, ऐसे पार नहीं पड़ेगी कि अब तकियो लगा लारे बेड मत है, रजाई ओढ़ लेट गया, हाथ माया घाल लिया और बस एकदम हाँ वीडियो देखा, गुर्जीरो ईयरफोन काना में घाल लियो। इं पार कौन पड़े, इतना सोरा पढ़नो कौन लड़ी। पढ़नो बेजा तोरो काम है। टेबल कुर्सी में बैठ, वीडियो राख, कॉपी पेन लेर बैठ होनी, जन जार पार पड़ सी, पार को पड़े नहीं। हाँ, ये बात ने क्लियर ध्यान रखा है ना। पार पटकनी है तो थोड़ा ढंग से पढ़ लो। आज अखबार में मैं पढ़ी ही, कहीं पढ़ी आज अखबार में कि किसी इंग्लिश में एक सीट पर कोई एक लड़ रहा है, कंपटीशन बता रहे थे। 7 हैं शायद एक सीट पर, किसी में एक पर 5 है। हिंदी में एक सीट पर 55 का कंपटीशन है। और आप जानते हैं कि हिंदी में वो 55 है ना, तो मेरे मानना है कि उन 55 में से एक सीट पर जो 10 जने लड़ रहे हैं ना, वो अपने आप में बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। जो 10 जने लड़ रहे हैं वो अच्छे कैंडिडेट्स हैं। और वो 10 में से मैं मान रहा हूं कि पर सीट के अकॉर्डिंग एक एक कैंडिडेट तो अपने चैनल पे हैं। आप थोड़ा मेरे अनुसार चलोगे तो उनसे आगे निकालने की हिम्मत रखता हूं। और जैसे मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर का स्तर दिनों दिन बढ़ता जाएगा अच्छे से। दूसरी बात, मैं कुछ बातें करूंगा आज क्योंकि थोड़ा सा कहना जरूरी है। दूसरी बात, एक जैसे हाँ, आप बोल रहे हो कि सर आप क्वेश्चंस जो हैं उनको व्याख्या नहीं करवाते, सारे ऑप्शंस। देखो, जहां जरूरत है ना वहां मैं करवा दूंगा व्याख्या। जहां जरूरत नहीं है वहां टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं 1 घंटे कम समय में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको फटाफट आंसर मिल जाए। और आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो जहां जैसे अब सपोज दैट है ये क्वेश्चन है, तो जहां मुझे लगेगा कि कहां मुझे, जैसे यहां है, जरूरत पड़ेगी ना, वहां मैं चारों ऑप्शंस की व्याख्या करवा दूंगा। जहां जरूरत ही नहीं है वहां व्याख्या करवाने से कोई मतलब भी नहीं है, पहली बात। एक क्लास, कल जैसे क्लास स्टार्ट हुई, एक शायद बदतमीज से लड़के ने, मैं उसको बदतमीज, बद उपसर्ग लगा उसमें, ध्यान रखना क्या लगा है, बद उपसर्ग लगा है।
बदतमीज लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप है ना शराब पीकर क्लास मत लिया करो, क्लास की गरिमा होती है। अरे बेवकूफ, तेरे को पता ही नहीं चलता है कुछ, है ना? और किससे बात कर रहा है, तुझे पता ही नहीं है। जो अपने गुरु की, जो सामने शिक्षक खड़ा है उसकी इज्जत करना नहीं जानता, वो क्या सिलेक्शन ले लेगा रे? रत्ती भर सिलेक्शन नहीं होता ऐसे। ये असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने जो खड़ा है उसकी। हम आज भी अपने सीनियर सेकेंडरी के जो टीचर्स हैं, मैं कई बार नाम लेता हूं यूट्यूब पे, ओझा जी सर थे, सुथार जी सर थे, आशु मैडम है, गीता मैडम है, सुबोध मैडम है, ठीक है, ऐसे बहुत से टीचर्स थे। आज भी उनको याद करते हैं। हमारे बीएड के अंदर सरोज राठौड़ मैडम है, ऐसे ललिता राजपुरोहित मैडम, ऐसे मैडम टीचर्स हैं, उनको याद करते हैं कि उन्होंने हमें, चाहे हमने पूरे सत्र के दौरान उनसे एक ही चीज सीखी हो, लेकिन आज वो सीख जो है हमारे काम आ रही है। और जैसे मैं आपको सरोज राठौड़ मैडम है जो हमारे बीकानेर से हैं, उनसे मैंने एक चीज सीखी थी कि वो उनका एक कहना था कि आप अपने सब्जेक्ट पे इतनी कमांड रखो कि अगर आपके पास, आपको 1 घंटे भी अगर बोलना पड़े तो आप इस कदर बोलो कि मतलब, कहते हैं ना कि टीचर पढ़ाता है तब है ना बच्चे शोर करते हैं, कि वो उनका कहना था कि जिस टीचर का अपने सब्जेक्ट पे, जिस टीचर के अपने सब्जेक्ट पे कमांड है ना मजबूत, मजाल है कोई बच्चा क्लास के अंदर बीच में बोल जाए, आप उसे बोलने का स्पेस ही मत दो ना। तो ये चीज उनसे सीखी, सब्जेक्ट पे कुछ चीजें सीखी, और किस किस प्रकार बोलना है, क्या बोलना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या बोलना है, ये सारी चीजें सीखिए। तो ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करें। ऐसे कमेंट्स को मैं तुरंत देखता हूं तो ब्लॉक कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है, आपको पता है टांग खिंचाई वाले ज्यादा होते हैं। जानबूझ के इस प्रकार के कमेंट्स आएंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है। और जैसे ही आप ऐसे कमेंट्स भी देखो ना, अगर मैं नहीं देख रहा हूं तो भी आप तुरंत उस पर क्लिक करें और रिपोर्ट करने का प्रयास करें, ताकि क्या है, उनको बाद में भी बाहर किया जा सके। ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, ठीक है ना? मेहनत की कद्र करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट परिणाम मिलेगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, ठीक है? अभी तो ये इस प्रकार से आते रहेंगे। बीच में मेरे पास कमेंट आया कि सर इस प्रकार, और बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा जो जो आज टीचर, चाहे XYZ को मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से टीचर्स की टांग खिंचाई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आज देखिए कहां पर है, मेहनत के दम पर है। तो मेहनत के दम पर ही हम आगे जा सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो मेरे अनुसार पढ़ते रहिए। बहुत जल्द आपको बहुत बढ़िया ग्रेड थर्ड रीड, जो ग्रेड थर्ड वाले हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, उनको बहुत जल्द मैं अच्छी न्यूज़ देने वाला हूं। कुछ अच्छे पेपर्स लेकर आ रहा हूं, तो आप निश्चिंत रहिए, आप रेगुलर रहिए, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। वंदे वाणी विनायक उमा सरस्वती का नाम लेकर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द है, जैसे ये प्रश्न है तत्सम शब्द है, इनमें से एक तत्सम है, बाकी 3 जो है तद्भव है। अब हमें ये पहचान करनी है कि कौन सा तद्भव, कौन सा तत्सम। अब इसमें ये इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आप चाहते हो कि सारा काम ऑब्जेक्टिव में हो जाए। देखो, कुछ तो आईक्यू लेवल खुद का होना चाहिए, कुछ तो पूर्व ज्ञान खुद का होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मींस क्या हुआ? प्रैक्टिस मींस ये हुआ कि सर हमारी तैयारी तो है, लेकिन कितनी तैयारी है हम इसका आकलन करना चाहते हैं, इसलिए आप ये पेपर्स करवाओ। समझ रहे बात को? तो जिस टॉपिक में आपको कमी आ रही है उसे दोबारा पढ़ना है। प्लस मैं हर वीडियो के लास्ट में जो 43 वीडियोस हैं व्याकरण के, उनके मैं जो एक शेयर करता हूं, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है अगर, कि सर हमें चारों ऑप्शन क्लियर करना समझ नहीं आ रहा, तो आप पूरा टॉपिक देखो एक बार पूरा। खाली घास काटे पार कौन पड़े, कड़िया काटे पार कौन पड़े, ठेकेवाला काम मत करो, ढंग से पढ़ो, एकदम ढंग से पढ़ना पड़ेगा। वरना देखो, आप इस चीज को, हो सकता है मेरी बातें बुरी लग जाए कि सर आप इस तरह से डांट रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? लेकिन क्लियर बात है, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत कठिन तपस्या है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें, और इस तपस्या से आप अपनी सफलता अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन तपस्या सही दिशा में होनी चाहिए। आप इस तरह हाथ पैर मारोगे ना, इस तरह हाथ पैर मारोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। तपस्या जो है वो क्रमबद्ध चलनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्रमबद्ध चलनी चाहिए। और दूसरी एक लास्ट और चीज बता देता हूं, मैं हमेशा आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम, और मेरे जीवन का बहुत अहम रोल अदा करने वाला डायग्राम बताता हूं। ये डायग्राम ऐसा ही नहीं है। देखिए, आप लोग अभी जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, ये जो पेपर्स दे रहे हैं, आप ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है रिजल्ट इतना मिल रहा हो। मान लो कि आपके पहले पेपर में मात्र 60 क्वेश्चन ही सही हुए, 40 गलत हो गए, ठीक है, लेकिन आप इस लगातार, देखो नियमितता सबसे बड़ी चीज होती है। आप नियमितता रखोगे तो जो परसेंटेज है वो बढ़ता चलेगा, वो बढ़ता चलेगा, क्या चलेगा, बढ़ता चलेगा।
और इस तरह से करते करते आप देखिए एक दिन आपकी मेहनत, यानी लास्ट पेपर से 2-3 दिन पहले आपकी मेहनत तो इतनी होगी क्योंकि सिर्फ रिवीजन के लिए समय बचेगा, और ये आपका रिजल्ट होगा 100% रिजल्ट होता है। और हमें तो 100% रिजल्ट चाहिए ही नहीं साहब, हमें तो रिजल्ट कितना चाहिए, बस ये 80% रिजल्ट चाहिए। 80% का मतलब समझते हो आप, जो बंदा, अब जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, पेपर से पहले ये बताना बेवकूफी है, मूर्खता है और कुछ नहीं है, और या ओवर कॉन्फिडेंस है। पेपर आएगा तब इस तरह का आकलन होगा, तब बताया जाएगा कि भाई इससे ऊपर वाला सेफ हो सकता है। आप फिलहाल पेपर नहीं है तो आप टारगेट दिमाग में रखें कि आपको किसी भी कंडीशन पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 120 से प्लस तो रहना ही रहना है। अगर मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनको भी एक बात कहना चाहता हूं यहां से, अगर वो देख रहे हैं रेगुलर वीडियो, तो आप अपना, आपको डेली रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट 1-2 दिन लेट मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखिए आपके मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप ये नहीं आकलन करोगे ना, तो इसको रिजल्ट में हाथों हाथ दे दूं, आपको पास में बैठा के दे दूं, आपको ओएमआर सीट दे दूं, आपको आंसर की दे दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप में ग्रो कितना हो रहा है, आप कितने मतलब अपडेट हो रहे हैं। अगर आप हर टेस्ट में अपडेट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब गर्त की ओर जा रहे हैं। मैं क्लियर बता देता हूं, आप फोकस कीजिए। अब यहां तो क्या है कि स्टूडेंट 2-4 किताब पढ़ लेता है, थोड़ा सा कोई नोट्स पढ़ के आ जाता है और फिर ना सर पे ही चढ़ाई कर देता है। अरे उससे पार नहीं पड़ेगी साहब, मैं बार बार कहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद की कमियों को सुधारने का प्रयास कीजिए, दूसरे की छोटी मोटी, अब जैसे कल 1-2% था, वो तो मैंने खैर जानबूझ के किया था। जैसे कम बोलने वाला, क्या था, कम बोलने वाला, वो क्या था, कम बोलने वाला था मितभाषी। क्या था, मितभाषी। अब ये उसको मैंने, ठीक है जहां गलती होती है वहां मैं बताता हूं कि भाई ये तो मेरे से गलती होगी, मैंने बताया लघुभाषी। क्यों बताया उस वक्त लघुभाषी, रीजन कि जिस वक्त ये क्वेश्चन चल रहा था मैं कमेंट में देख रहा था, गिनती के 2-4 स्टूडेंट ने कहा था, गिनती के स्टूडेंट ने कहा था मितभाषी, लोग उसे लघुभाषी समझ के चल रहे थे। आप थोड़ा सा अवेयर होके पढ़िए, बस एक आदत बना ली कि हाँ सर वीडियो रात 9 बजे या 9 बजे क्लास स्टार्ट कर दी और क्लास स्टार्ट करके बस हाँ देख लियो, उससे पार नहीं पड़ेगी। कौन सा क्वेश्चन टफ है, आप जब पेज के अंदर हो सकता है आपको लगे सर आप आज ज्ञान ज्यादा दे रहे हो, हमारा टाइम खोटी हो रहा है, मैं तो दूंगा भाई, आज तो मैं दूंगा चाहे अब कुछ भी हो जाए। आप जब मान रहे हो पहला क्वेश्चन आपने बी बताया आपका राइट हो गया, दूसरा आपने सी बताया राइट हो गया, तीसरा डी बताया आपका गलत हो गया, उस पर गोला करो तुरंत कि ये मेरे गलत हो गया, मैंने क्या सोच के आंसर दिया था, कहां गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन है आपने सी बताया, पांचवा आपको आया नहीं, कोई बात नहीं, उसको भी गोला कीजिए कि हाँ इस प्रश्न को मुझे बाद में देखना है, और टाइम निकाल के 15 मिनट निकाल के उसे देखकर ही सोएं, हाथों हाथ क्लियर करें, तब जाकर होगा। रणनीति के बिना युद्ध लड़ोगे लोग गर्दन उतार लेंगे। युद्ध भूमि में उतर गए क्या मैं तलवार तो घर ही भूल गयो, तो घर ही भूल गयो जनाठे बाढ़ना आयो तू, है ना, बार लोग अटका के बेटा भाई थोड़े लगे, तो वो चीज है, थोड़ा रणनीति से युद्ध जीतिए तब फायदा होगा। तो यहां पर प्रश्न है कि तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम, तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है। आवाज आ रही है ना क्लियर, ओके, थोड़ी आज तेज ही आ गई होगी, है ना, ज्यादा ही ओज आ गया। तत्सम शब्द है, बताइए, देखिए, मद, चढ़ाई, बिटिया या सादा। तो जब आप देखेंगे तत्सम शब्द, तो तत्सम तत्व आपने पढ़ रखे हैं, ये तो याद करने वाली चीज है। इसमें ठीक है कुछ परसेंटेज लॉजिक काम करता है कि जहां चंद्र बिंदु आता है वहां तद्भव होता है, इस प्रकार से हम देखते भी हैं, ठीक है, जहां यजमान होता है तो वहां जजमान हो जाता है, इस प्रकार से हम ये ट्रिक्स वगैरह करते भी हैं। आप जैसे मुझे एक बोला हुआ है सर सब शक्ति करवा दो, मैंने बोल दिया मैं करवा दूंगा, बस बात खत्म, मैं करवा दूंगा और टाइम पे करवा दूंगा। दूसरा, आपको नहीं आता तो बताओ ना सर थोड़ा तत्सम तत्व एक दिन क्लास ले लो, अरे बोल के तो देखो, बोल के तो देखो, आपके लिए मैं 100% हाजिर हूं, मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपके लिए क्लास लूंगा। पढ़ना पड़ेगा साहब, मेरे अनुसार पढ़ोगे तो मैं आपके लिए वो कहते ना कि स्कूल, जैसे कल मैंने कमेंट डाला भी था, पूरा टाइम आपको दे दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे अनुसार। चलिए, तो तत्सम शब्द है मद, ये बाकी चढ़ाई, बिटिया, सादा, ये तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव। अब याद रखो ना कि चढ़ाई, बिटिया, सादा, सर ने एक प्रश्न कराया था उसमें बाकी 3 तद्भव थे। इसी प्रकार एक प्रश्न हो रहा था कल, मैं बता दूं, कल एक प्रश्न हो रहा था, उसमें ऑप्शंस के आधार पर मैंने उत्तर बताया था, जबकि वो प्रश्न गलत होगा। जैसे याद रखना, आज मैं क्यों बता रहा हूं ये, और मैं गारंटेड बोल रहा हूं आज भी एक प्रश्न जानबूझकर गलत बताऊंगा, उसका उत्तर देखते हैं आप में से कमेंट में कितने जने कंसंट्रेट के साथ देखते हैं। जैसे कागज का बहुवचन पूछा था, बहु वाला सही था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर बहु का बहु नहीं होगा, नहीं होगा, बहु ही होगा। कागज का अक्सर हम जो है
कागजात, ये बहुवचन करते हैं। कल ऑप्शन में यही था, बाकी जो दो एकदम काम के ही नहीं थे। बाकी कागज का बहुवचन जो था कागजों होता है। क्या होता है दोस्तों? कागजों। याद रखना, ये बहुत पेपर में डाउट, मतलब सरल है लेकिन कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि कागज का बहुवचन क्या होगा? कागजों होगा, कागजात नहीं होगा। ये मैंने सेकंड ग्रेड के दौरान, उससे पहले रीड के दौरान बहुत बार बता दिया। अब सपोज दैट यही प्रश्न मैंने वापस गलत बता दिया तो निश्चित रूप से ये चूक हुई है। क्या हुई है? चूक हुई है, जानबूझ के गलत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सर को आता नहीं है। समझ गए बात को? कुछ चूक हो जाती है। तो कागज का क्या होगा? कागजों। लेकिन मैं अपनी भूल सुधार करता हूं और हर वीडियो में एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ मैंने ये दो प्रश्न गलत बताए थे, अब मैं सही बता रहा हूं। मुझे मेरी गलती से सीखना है, ठीक है? गलती पे अड़ के नहीं बैठना। चलिए, तो कागज का क्या होगा? कागजों, याद रखना। चलिए, विलोम शब्द युग्म, इनमें से सही आप बताएं। हिंसा, प्रतिहिंसा, हास, प्रतिहास। ये रास होना चाहिए, हास नहीं होना चाहिए, है ना? अगर हास हास्य से होगा तो उसका रुदन हो जाएगा, ठीक है? रास कम। चलिए देखते हैं। तो हिंसा का प्रतिहिंसा होता है क्या? हास का प्रतिहास होता है क्या? मान का सम्मान होता है क्या? वादी का प्रतिवादी होता है क्या? अब इनमें से एक राइट है और बाकी क्या है? बाकी गलत है। अब वो है कौन सा, वो आपको बताना है। तो देखिए, हिंसा का आपको नहीं लगता क्या अहिंसा होना चाहिए? बोला सर हाँ ये बिल्कुल सही है। अब हास का आप क्या लोगे? हास का आप परिहास लोगे या फिर क्या लोगे बताओ? अब देखो मैं कह रहा हूं ना, रहास अगर होता है, रहास यानी होता है कमी, अगर ये रहास है तब तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाना चाहिए? कमी का वृद्धि। रहास मतलब कमी होता है ना, तो वृद्धि हो जाना चाहिए, ठीक है? और अगर इसका मतलब हास्य से लेते हैं, हास यानी हास्य, हास्य लेंगे तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। मान का सम्मान होता है क्या? नहीं, मान का सम्मान थोड़ी होता है, मान का अपमान होता है। मान सम्मान तो एक ही चीज है, मान सम्मान तो एक ही चीज है, मान अपमान, मान का अपमान। वादी का प्रतिवादी होता है, ये सही है। तो इसका राइट उत्तर कौन सा हो गया? ये हो गया। इस तरह से कुछ प्रश्नों में जहां जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल व्याख्या करूंगा, लेकिन जहां सिंपल है वहां प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। 3 नंबर क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जाए, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। आर पार देखा जाए वो दूरदर्शी है। वो दूरदर्शी कौन होता है? वो तो दूर की देखने वाला होता है। सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी देख सकता है ना? पारदर्शी, अतलदर्शी, है ना? जो इस तल से परे भी देख सकता है, अतल। पारदर्शी जो इसके आर पार देखा जाता है, वो चीज क्या होती है? पारदर्शी। कोई कांच है वो पारदर्शी है क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं। कोई खिड़की है पारदर्शी क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है वो क्या होता है? जो शत्रु की हत्या करता है वो क्या होता है? आवाज आ रही? ओके, ठीक है। जो शत्रु कहते हैं, तो देखिए वो शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध और निर्दय, तो वो होता है शत्रुघ्न। क्या होता है? शत्रुघ्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, जल समुद्र में लगने वाली आग। अब ये जो है बहुत कॉमन चीज है, बहुत बार आएगा, लेकिन और हम जानते भी इसका उत्तर क्या है। दावानल, जल विद्युत, जल प्रताप, बड़वा। तो ये कोई नहीं करेगा, ये करेगा वो महामूर्ख है। दावानल और बड़वा अग्नि में फिर भी वो कंफ्यूज हो जाए। ये पूछ रहा है जल या समुद्र में लगने वाली आग, तो ये तो दावानल तो जंगल वाली आग हो गई, है ना? या नहीं होगी? ये है कौन सी आग है? समुद्र वाली आग। 2-4 दिन पहले ही एक प्रश्न आया था कि मतलब बड़वा अग्नि, दावानल, जठरा अग्नि आया था ना, इस टाइप का क्वेश्चन। तो उसमें कौन सी पेट में लगने वाली आग, उसको जठरा अग्नि कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो प्रश्न तो उस टाइप से घूम फिर के आएंगे, बार बार रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। कंसंट्रेशन के साथ काम कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन चूक, भाई मैं रोज 100 क्वेश्चन करवाता हूं, उसमें 98 सही बता देता हूं। सपोज दैट गलत हो गए चूक से, और वो भी एकदम बेसिक होते हैं। जैसे परसों निगमन विधि वाला हुआ था, गलती से बता दिया। कल जैसे कागजों वाला हो गया था, लघु बसी, ठीक है चलो 98 सही बताए। अब छोरा कहीं गया? छोरा क्या गुरुजी ऐ 2 पेपर में आ गया तो? अरे बेटी रा बाप, 98 तो पेपर में आवी कौन? ऐ 2 पेपर में आई जगह मां गलती होगी। तकड़ो है यार तू भी, मतलब वास्तव रे मया जीता रो भगवान हाँ लंबी उम्र देवे, है ना? अरे 98 में और भी तो करे, ए भी तो समझ ले, ई दो ही लर क्यों पड़ियो है? सोचा करो यार थोड़ा सा। हाँ, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर, प्रस्तर यानी क्या होता है? पत्थर। प्रस्तर यानी पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाषाण, पाहन, उपल या उत्पल, तो इनमें से एक पाषाण का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मैं एक ही बताऊंगा, तो वो क्या बताऊंगा? उत्पल बताऊंगा। उत्पल किसका होता है? कमल का होता है कि नहीं होता है?
बताओ देखे कमल का होता है कि नहीं। अब इस प्रश्न में मैं क्या व्याख्या करूंगा, ये तीन पत्थर के हैं, एक पत्थर का नहीं है ना। नेक्स्ट, प्रति छवि शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है। प्रति छवि शब्द है, इसमें अशुद्धि का कारण क्या है, किस कारण से अशुद्धि हुई, संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय, किस कारण से अशुद्धि हुई है। तो आप इसका एकदम राइट उत्तर दोगे, मैं जानता हूं, और आपने उत्तर दे दिया होगा सर संधि। क्यों, क्योंकि आप जब इसकी प्रतिधन छवि इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छवि। कल इस प्रकार के काफी एग्जाम्पल मैंने बताया था, तरुच छाया, वृक्ष छाया, आच्छादन, इस प्रकार से बताया था, छत्र छाया बताया था। ओके, संधि राइट आंसर। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं देखें। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सभावना, स प्लस द भावना, सद्भावना, सद्भावना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसका उत्तर देना है। अब इसमें एक सही उत्तर होगा और बाकी तीन गलत, और मैं उस तीन की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि क्या उत्तर व्याख्या करूंगा तो करूंगा क्या, यह भी सोचने वाली बात है। बताओ देखें, अब ये जो प्रश्न है मैं बताऊं आपको कि एक नियम है संधि में, त के बाद अगर क ख त थ प फ ये आए, क्या आए, क ख त थ प फ, तो जो त होता है वो द में बदल जाता है, ठीक है। इसके साथ प फ और शायद भ भी है उसमें अलग से। अब यहां पे कंफ्यूजन कहां होता है कि सत या सद में होता है, सत या सद में होता है। यहां पर अब उत्तर कौन सा होगा, सत होगा। अब ये उत और उद वाला भी दिक्कत चलती है संधि में कि सर कहां उत होगा और कहां उद होगा। मैं बताता हूं, जिन्होंने संधि कर रखी है उनको इस टाइप का एक नियम बता रखा है कि सिर्फ कुछ ही जगह हैं वहां आप उद करना, क्या करना, उद करना, बाकी जगह आप उत ही करना। तो ये बता रखे हैं नियम। अब यहां पर अगर मैं इस एक नियम को लेकर बैठ जाऊं, मुझे याद रखें, मुझे क्लास लंबी, मुझसे बोलते हैं कि क्लास लंबी लिया करो, व्यूज, मुझे व्यूज से मतलब नहीं। मैं चाहता हूं कि 15 मिनट का वीडियो अपलोड करूं तो आप में से बहुत सैकड़ों अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी देखें, ताकि उनको कुछ फायदा होगा। नवरत्न में समास क्या है, अव्ययी भाव द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय, अव्ययी भाव द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, नवरत्न में जो होगा वो द्विगु होगा। क्यों होगा द्विगु, क्यों, और कौन सा करोगे, नव है जो रत्न, है ना, ये और तो कोई होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब मैंने इसका उत्तर ही बता दिया, मैं क्या व्याख्या करूंगा इसकी, बात समझ रहे हो ना। कहीं कहीं व्याख्या की जरूरत पड़ती है, बहुत अच्छी व्याख्या। जैसे कल वो 2 से अधिक उपसर्गों वाला प्रश्न था, तो हमने उसकी पूरी व्याख्या की, भाई सब में 2-2 हैं लेकिन इसमें 3 है ना। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट, बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है, प्रश्न देखिए बहुत बढ़िया। वाक्य में इसमें वाच्य क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है, वाच्य, ईमानदारी से बता देना, ये एक ऐसा टॉपिक है वाच्य। आपने YouTube पर सैकड़ों क्लासेस देखी होगी, सैकड़ों जनों ने पढ़ा रखा होगा, लेकिन एक ही बोर्ड पर वाच्य जो है, जितना शानदार तरीके से मैंने क्लियर करवा रखा है, उतना कहीं पर भी किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीज टॉपिक है जो मैंने एक ही बोर्ड पे 3-4 चीज बता के क्लियर कर दिया। अब तो आपको सबको आने लग गया, वो एक अलग बात है, लेकिन जिनको नहीं आता था वो जानते हैं कि इस टॉपिक को कितना इजी वे में समझाया गया। तो बताइए, बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका उत्तर क्या होगा। पहली बात है, सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया है प्लस कर्ता के साथ द्वारा, और अंत में जो जाना क्रिया है वो सहायक रूप में भी आई है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। आवाज थोड़ी तेज आ रही होगी आपके खिलाफ, है ना, थोड़ी सी कम कर देता हूं आवाज, क्योंकि फिर कान के पर्दे। हेलो हेलो, ओके, सही चल रहा है, ठीक है। तो ये है भाववाच्य। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिशावाचक, देखो बहुत बढ़िया, क्रिया विशेषण नहीं है, दिशावाचक क्रिया विशेषण नहीं, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे ये दिशाएं हैं। एक ऐसा विशेषण है जो दिशावाचक नहीं है, सिंपल है कि नहीं है, बोला हाँ गुरुजी, और दिशावाचक कौन नहीं, बाकी इधर उधर, है ना, और कौन सा है, दाएं दाएं। तो ये क्या है, ये दिशा विशेषण वगैरह है, ठीक है। ये दिशा क्या कहते हैं, ये दिशावाचक नहीं है। तो आप इस कंडीशन को समझ सकते हैं, इसमें मैं व्याख्या नहीं कर सकता ज्यादा, समझ रहे हैं आप बात, ठीक है ना। तो एक सेकंड,
हाँ जी, ठीक है, सही चल रही है, ओके। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, वह ईमानदारी से काम करता है। क्या प्रश्न है? वह ईमानदारी से काम करता है, वाक्य में गहरे काले शब्द में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। अब बताओ, क्या पूछ रहा है? क्रिया विशेषण पूछा, और ध्यान से समझना, वह ईमानदारी से काम करता है, वाक्य में और गहरा काला कौन सा? ईमानदारी। अब ईमानदारी किस टाइप का क्रिया विशेषण है? अब बोलेंगे गुरुजी ईमानदारी कोई क्रिया विशेषण थोड़ी होता है, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा ये ईमानदारी क्रिया विशेषण। अरे तुमने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप तो प्रश्न, हमेशा एक प्रश्न की प्रकृति क्या होती है? निम्न में से। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ स्टूडेंट मानते हैं, कुछ समझते नहीं है, बचकानी हरकतें करते हैं। प्रश्न हमेशा निम्न में से पूछता है। निम्न का मतलब क्या है? कि मुझे तो इन चार में से सही उत्तर बताते हैं। हम सब जानते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, ये आंकड़ा है, 342,239। ऑप्शन में साहब ये है ही नहीं। 239 की जगह या तो मान लो 240 है, ठीक है, एक 249 है, और एक 256 है, और एक मान लो 200 जो है 15 है। अब आपको उत्तर देना है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक ऐसा क्वेश्चन सर आएगा तो डिलीट हो जाएगा, हम एनसीईआरटी, लेकिन एक बात सोच के देखिए कि हो सकता है उनकी किसी ऑथेंटिक किताब में इनमें से चार में से कोई एक आंकड़ा लिखा हो, उन्होंने वहां से वो प्रश्न पिकअप किया है। आपको क्या करना है? आपको हमेशा निम्न में से का मतलब होता है निकटतम उत्तर ढूंढिए कि इनके, भाई आपको पता है रियल रियल तो है 39, 56 नहीं है, 49 नहीं है, 15 नहीं है, ये 40 बहुत नजदीक है इसके। उस वक्त हम कौन सा करेंगे? यही करेंगे। हमेशा निकटतम उत्तर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। समझदारी इसी में है। पेपर करना भी एक कला होती है, पेपर अटेंड करना भी एक कला होती है। देखो, और ऐसे बहुत से हैं, मैं बता दूं, ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने मतलब आरएस की जो तैयारी करा रहे टीचर्स हैं, वो आरएस की तैयारी करवाते करवाते सिर्फ उनका सिलेक्शन होता है एलाइड में, और उनका जो स्टूडेंट है वो 10वीं रैंक ले आता है। बताओ, तो स्टूडेंट रैंक ले आता है, और जबकि वो टीचर खुद जो उससे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, वो एलाइड में सिलेक्शन होता है। मेन चीज क्या होती है कि आपको ज्ञान कितना है वो अलग मैटर है, पेपर करना एक कला होती है, उस कला को समझिए, सीखिए। तो यहां ईमानदारी। अब मुझे बताओ, क्या ईमानदारी स्थान है? बोला गुरुजी नहीं है। क्या ईमानदारी समय है? बोला गुरुजी नहीं है। क्या ईमानदारी कोई मात्रा है? नहीं है। तो कैसा है? बस बात खत्म। उत्तर कौन सा करोगे? फिर आप रीतिवाचक करोगे। और मैं टॉपिक, कुछ चीजें टॉपिक में बताई जाती है। जैसे मैं अक्सर संज्ञा पढ़ाते समय कहता हूं जातिवाचक संज्ञा, जब मैं विशेषण पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं गुणवाचक विशेषण, जब मैं क्रिया विशेषण पढ़ाता हूं तब मैं कहता हूं रीतिवाचक। इन तीन के बारे में परिभाषा क्या आती है टॉपिक्स में? टॉपिक में संज्ञा में परिभाषा आती है कि संज्ञा यानी दुनिया के, संसार के जितने भी नाम है वो सारे संज्ञा है। वे शब्द जो न व्यक्तिवाचक में आएंगे, न भाववाचक में है, न समुदाय मतलब समूहवाचक में है, न द्रव्य में, वे सारे शब्द जातिवाचक में रखे जाते हैं। कोई शब्द जो किसी में सेट नहीं बैठ रहा उसे जातिवाचक में रख दो। कोई विशेषण किसी में और में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो गुणवाचक है। कोई क्रिया विशेषण अगर काल, स्थान या परिमाण में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो किसका है? रीति। इनकी संख्या अनंत है, इनका बहुत विस्तार है, ये बहुत बड़े हैं, इतने शब्द में नहीं आते, लेकिन इनके जब पढ़ते हैं ना तब ये चीज सीखते हैं हम। और मैं मेरे नोट्स जो हैं उसमें मैंने ये लिखवा भी रखा है। खैर चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का तैरता है वाक्य से संबंधित वाच्य है। बहुत सिंपल। अब क्या पूछा? वाच्य, लड़का तैरता है। क्या इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा लगा है क्या? बोला गुरुजी नहीं लगा। क्या इसमें जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया आई है क्या किसी न किसी रूप में? बोला सर दोनों ही नहीं आई। दोनों नहीं आई, इसका मतलब ये सीधा क्या है? कर्तृवाच्य है। अगर कर्ता के साथ से या द्वारा आ जाए, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया आए, और अगर वाक्य अकर्मक हो तब तो कर देते हैं भाव, और वाक्य अगर सकर्मक हो तो कर देते हैं कर्म। ये लीजिए, बस इतना सा लॉजिक फंडा है और मैंने ये समझा भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ है कुएं में गिरना, बाहर नहीं जाना, अत्यंत सीमित ज्ञान या मूर्ख होना। बिल्कुल, आपने पढ़ते ही इसका उत्तर दे दिया। आपने उत्तर दे दिया, अत्यंत सीमित ज्ञान है कूप मंडूक। एक किताब पढ़ ली चौकी, कोई नोट्स पढ़ लिया, कोई कोचिंग सेंटर रहा,
और पछ गुरुजी बहस करनी शुरू कर दी। यहाँ मत करो, हमेशा याचक और दाता के बीच एक अंतर होता है। आप सभी याचक हैं, याचक समझ रहे हो? याचक का मतलब होता है कि आप लोग ज्ञान ले रहे हो, है ना? तो ज्ञान ले रहे हो तो जिससे आप ले रहे हो उसके सम्मान करना सीखो। मैं मेरा नहीं कह रहा, आप कहीं भी देखो, आप जीके किसी सर से पढ़ते हो, कोई किसी से पढ़ता है, कोई किसी से पढ़ता है, आप जहां भी पढ़ते हो पढ़े। दूसरा, मेरा एक सिद्धांत है, एक जगह का कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं फलानी सर पढ़ लूं, फलानी सर पढ़ लूं। आप उनके पास पढ़ रहे हो तो उन्हीं से पढ़ो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक जगह सीमित रखे पढ़ो, उससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी आप समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? बहुत ही बढ़िया है। ये तो प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ये पूछ रहा, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, उत्कर्ष का विशेषण, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, काल जब हमारे ऊपर मंडराता है तो जलालाबाद भी मोमिनाबाद दिखाई देता है। मानो या न मानो, ये हकीकत है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे ये रोड है और ये भी रोड है। मैं एक बार जब बाइक नहीं थी, साइकिल पे था, तो मैं यहां से रोड क्रॉस कर रहा था। तो मैं जैसे ही यहां पहुंचा साइकिल लेके, तो इधर से एक जीप आ रही थी, और वो जीप जैसे ही यहां निकल गई, वो जीप निकल गई, मैं साइकिल लेके आगे टर्न करा, पीछे से एक जीप और आ रही थी, उसने आके मुझे टक्कर मारी और मुझे काफी दूर उछाला, और मैं कुछ 15-20 सेकंड के लिए वहां एकदम सड़क पे पड़ा रहा। बाद में मुझे याद आया, मैंने कहा अरे चाचा जी पीछे से आएंगे, डांटेंगे, अब मेरे दिमाग, और मैं उठा। आपको मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना यह चाहता हूं कि जो सेकंड नंबर जीप थी वो मुझे दिखाई नहीं थी। मुझे उस वक्त रोड पे सिर्फ एक ही जीप दिखाई दी थी। मैंने सोचा वो निकल गई और मैं सड़क क्रॉस करने लग गया, और पीछे से दूसरी जीप ने टक्कर मार दी। जब काल मंडराता है तब हमें जलालाबाद भी मोमिनाबाद दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, यूं समझ लीजिए। इसलिए अपने इष्ट को याद रखें, इष्ट से एक ही बात कहें कि अर्जी मेरी है और मर्जी तेरी है, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, तो बस इस बार मेरा साथ दे देना, क्योंकि अब की टेर मारी है, अब की बारी मारी है सिलेक्शन की। बस आप अपने आराध्य पे विश्वास रखें और बढ़िया ईमानदारी से तैयार करें। तो देखिए, ये पूछ रहा है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट विशेषण होगा। उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? अब भी जस्ट आए थे, अभी कुछ आए थे, अब की बार फिर आ गया। तो यहां पे कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। पाषाण, ग्रावा, अश्म और भूधर। तो चार आपके सामने हैं, तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अब ये तीनों ही पत्थर के पर्यायवाची हैं, भूधर नहीं है। भूधर इसका पर्यायवाची नहीं। किसका है? पहाड़ का या किसका है? कमेंट में बताने का प्रयास भी किया करो। प्रिय विशेषण के साथ प्रस्तुत होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र और प्रिय दुश्मन। कि मेरा सबसे अच्छा, मेरे दुश्मन तो लाखों हैं मगर वो मेरा सबसे अच्छा दुश्मन है, बड़ा अच्छा दुश्मन है, बड़ा अच्छा है ना। बाकी दुश्मन तो अपने बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना सबसे अच्छा दुश्मन है ना, बहुत ही बढ़िया दुश्मन है। लेकिन ये इसके साथ, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद अगर करना चाहें तो क्या होगा? तो आपके दिमाग में इसके टुकड़े चलने चाहिए ऑप्शन देखने से पहले, और बिल्कुल आपने एकदम सही निशाना लगाया है, और निशाना आप सबका गया है डी ऑप्शन पर, उत्धंचारण उच्चारण। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि का विलोम क्या होगा? संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह, ह्रास, सृष्टि या फिर व्यष्टि? बताओ। देखो, संधि का विग्रह क्या होगा, विलोम क्या होगा, सॉरी विग्रह क्या, विलोम क्या होगा? बिल्कुल मैं उत्तर दे ही दिया बातों बातों में। संधि विग्रह, विग्रह यानी विच्छेद। विच्छेद होता है टुकड़े करना, और संधि होता है जोड़ना। आगे चलते हैं। हां, वह मुझे अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? वह मुझे अच्छा लगता है, इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो ये रहा क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? ये बता रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। कोष्टक निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करते हैं? कोष्टक
निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करते हैं? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या लाघव चिन्ह? इनमें से एक है, कौन सा है? तो इन्हें क्या बोलते हो आप? इन्हें बोलते हो उद्धरण चिन्ह बोलते हो। समझ गए बात आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? एक सही नहीं है, अभी आया था, कल आया था, शायद कल ही आया था ये। बताइए, देखिए कौन सा सही नहीं है, क्या पूछ रहा है? और आपने कल भी उत्तर दिया था सही, तो आज भी दे दिए। लौकिक और सांसारिक एक ही है, क्योंकि लोक जो है शब्द है, इसी को तो संसार बोलते हैं, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, तो सेम मान सम्मान वाली बात हो गई। कौन सा शब्द विदेशी है? घी, खाट, सुई और कैंची। बताओ देखें, कौन सा शब्द विदेशी है? तो घी, खाट, सुई या कैंची। आप जानते हैं कि ये तीनों शब्द अपने ही हैं। ये है कैंची, गुरु जी बाकी कहेंगे वो कतरनी। नेक्स्ट, तद्भव शब्द बताइए, 24वां है वो तद्भव शब्द, आप बताओ क्या होगा तद्भव? बताओ देखे तद्भव शब्द। वक, यार यहां तो कोई और शब्द होना चाहिए, अगर ऐसा है तो मुझे आता नहीं है। शीतल, श्वास, सेज, ये देखिए ये है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द है सेज। सैया होता है क्या? तत्सम, सेज। इनमें से किस विकल्प में सही विकल्प युग्म है? सही कौन सा है? कटु, कड़वा, तिक्त। कटु का तिक्त होता है क्या? विज्ञ का अभिज्ञ होता है क्या? उग्र का व्यग्र होता है क्या? राग का द्वेष होता है? अब ये क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही। यदि सही पूछ रहा है तो सही तो उग्र व्यग्र तो एक ही चीज है। सही कौन सा होना चाहिए भाई इसमें? राग द्वेष। सही सही बताओ, देखें जल्दी बताओ। इसमें ये तो नहीं है, कंफर्म है। ये भी नहीं है, कंफर्म है। अब ये सही है क्या या ये सही है? एक तो सही है और बाकी गलत है। इन दो में मैं भी कंफ्यूज हूं। बताओ बताओ, कंफ्यूजन तो है भाई, मेरे है, झूठ नहीं बोलूंगा। बताओ देखें। तो देखिए कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि काफी समय से पड़ी हुई चीज होती है। तो ये गलत है। क्यों होगा? क्योंकि ये है कड़वा और ये है तीखा। तो कड़वा तीखे का नहीं होगा, यहां तो मधुर हो सकता है, तो ये तो गलत लग रहा है। अब क्या ये सही है क्या? तो हम देखते हैं। देखो राग, राग का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? प्रेम, प्रेम से संबंधित होता है ना? द्वेष, इसका विलोम जैसे द्वेष हो जाता है, विराग हो जाता है, द्वेष विराग। या विलोम हो जाता है नफरत। ये सारे इसके विलोम होते हैं राग के। तो इसका राइट आंसर होगा ये। क्या पूछ रहा है? सही विकल्प। तो सही यही है। नेक्स्ट, आंखों पर बैठना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ देखिए, आंखों पर बैठना या बिठाना? आंखों पर बिठाना ये होगा। आंखों पर बिठाना, किसी को पलकों पर बिठाना, आंखों पर बिठाना। ये भी पलकों होना चाहिए वैसे। खैर, अत्यंत सत्कार करना, पलक में छिपाकर रखना, बहुत रोना, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं किसी को आंखों पर बिठाना है, पलकों पर बिठाने का मतलब होता है अत्यंत सत्कार की भावना रखना किसी के प्रति। नेक्स्ट है प्रत्यय युक्त शब्द बताइए। इनमें से एक प्रत्यय युक्त है, बाकी जो है उपसर्ग लगे हुए हैं। तो आप इसके टुकड़े करके देखिए। अभ्यागत, सदाचार, घबराहट, चिरायु। बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। मतलब एक स्तरीय प्रश्न बोलते हैं ना, इस टाइप के होते हैं। सरल कठिन अलग मैटर होता है, लेकिन स्तरीय प्रश्न है ये। प्रत्यय युक्त शब्द हैं, क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो लेते हैं, तो आप यही तो देखना चाहते हैं कि भाई इसका नॉलेज कितना है। तो ये नॉलेज की बात है, बहुत अच्छी बात। आप जानते हैं इसमें क्या है? अभी उपसर्ग है, अभी धनागत। इसमें क्या है? सत धन आचार। इसमें क्या है? घबरा, है ना, प्लस आहट, घबराहट, घबराना से। इसमें क्या है? चिर, धन, आयु। तो यहां पे प्रत्यय केवल एक में है, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 27 में ये हो जाएगा। इनमें से समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। क्या पूछा है? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। हाय, चूंकि और क्योंकि, इनमें से कौन सा है जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो समुच्चय मतलब जोड़ने वाला तो है, ये बात तो क्लियर है ही। तो आप देखिए, ये तो है, ये है, ये है, ये विस्मयादि बोधक है। जो हाय शब्द है ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है।
उसके बाद है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, क्या पूछ रहा है ये, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, कमर, गमला, भाई, चाबुक, बताओ देखें क्या पूछ रहा है, विदेशी नहीं है, तो तीन विदेशी हैं, कमला, कमला नहीं सॉरी, कमर, है ना, कमर, गमला, भाई, चाबुक। अभी ठीक है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो देखो भाई जो शब्द है वो विदेशी नहीं है, बाकी ये कमर, गमला, चाबुक ये तीनों अपने है ही नहीं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें उपसर्ग और प्रत्यय शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, तो प्राचीन, सात्विक, कहानीकार, प्रादेशिक, बताइए इनमें से एक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, बताओ बताओ बताओ। तो मतलब देखते ही प्रश्न का पता लग रहा है, लेकिन आपको बताना है। अब देखते ही पता तो लग रहा है, लेकिन देखो इस शब्द में प्र उपसर्ग भी है, ठीक है, उसके बाद अ भी है क्या, प्रा, फिर देश, फिर इक, इस प्रकार से है क्या, तो यहां पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। नेक्स्ट, इनमें शूर विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, उत्तर मिला, शूर का बनता है शूरता, जैसे वीर का बनता है वीरता, ठीक है, लेकिन यहां तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा, शौर्य, क्या हो जाएगा, शौर्य। इनमें से किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, जो विद्वान होते हैं उनका, क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, मोहन आया किंतु सोहन चला गया, ये क्या प्रश्न है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब समझ आने की बात होती है। आप जानते हैं उपवाक्य जो होते हैं, उपवाक्य में एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और ये हमें पूछ रहा है कि जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है इनमें से वो कौन सा है, तो देखिए ये कौन सा है, ये है संज्ञा आश्रित, ये कौन सा है विशेषण आश्रित, ये कौन सा है संयुक्त वाक्य, और ये कौन सा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, 32 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कपटी मित्र, काटने वाला सांप, अच्छा दोस्त, क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है आस्तीन का सांप, ये सबसे खतरनाक चीज है जीवन में, दोस्त होना और दोस्ती होना दोनों अलग बातें हैं, दोस्त हम सबके हो सकते हैं, मगर दोस्ती जो है वो हर किसी के नसीब में नहीं होती, क्योंकि दोस्ती की जगह अक्सर क्या पल जाते हैं, सांप, क्या, सांप, ये चीज है। इनसे रामचंद्र शुक्ल का पिछले सिलेबस में 11वीं में एक निबंध लगता था, आपने पढ़ा होगा, आप में से कई अभी रीट में फ्रेशर स्टूडेंट हैं, मित्रता, कि एक मित्र को कैसा होना चाहिए, आप उसे पढ़े, बहुत अच्छा निबंध है ऐसे निबंध। तो अक्सर इनसे सावधान रहिए, सब ये किसी विनाशकारी दुश्मन से भी घातक होते हैं, आस्तीन के जो सांप होते हैं, कपटी मित्र। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है, कौन सा है, दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी, ठीक है, तो बताओ पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है, दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा। तो आत्मजा किसको, बहन को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या बेटी को बोलते हैं, अब ये कंफ्यूजन वाली चीज होती है, आत्मजा बेटी को बोलते हैं या बहन को बोलते हैं, ये अब हर चीज आपको यहां मैं इसीलिए बोलता हूं, पढ़ लो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पर्यायवाची विलोम शब्द देखा करो, थोड़ा बहुत देखा करो, गिरि पर्वत को बोलते हैं क्या, दिनकर किसको, सूर्य को बोलते हैं क्या, वसु, देखा करो, केवल यहां बताने से नहीं होगा, सब कुछ आपको यहां ऑनलाइन नहीं मिलता है, सब कुछ थोड़ा बहुत ऑनलाइन आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है प्रैक्टिस करवाने का, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत किताबों को आप सहयोग कीजिए, किताबों का सहयोग कीजिए, बेचारों को पढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है, ये क्या प्रश्न दे दिया, ये पूछ रहा है हिंदी समानार्थक, अच्छा
सही है, सेम अर्थ वाला नहीं है क्या? बताओ देखें क्या बोल रहा है। अप्रेंटिस, कंसेंट, बैरियर चेक और कस्टडी। स्पेलिंग सही हो ना हो, लेकिन इनमें से एक जो है वो गलत है। सॉरी, ये संबंधी समानार्थक नहीं है। अच्छा हाँ, एक ही गलत है, बिल्कुल सही, बाकी तीन सही हैं। गलत गलत कौन सा है? अप्रेंटिस, ये तो मुझे पता है, और ये भी मुझे पता है। केस स्टडी भी मुझे पता है। ये मुझे पता ही नहीं है, इसलिए उसका उत्तर भी क्या होगा? यही होगा, यही होगा वास्तव में भी, ऐसा भी नहीं है। लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ क्या है? बताओ देखें, लंगोटी में फाग खेलना, ये जो चीज होती है लंगोटी में फाग खेलना, ये हर किसी के वश की बात नहीं होती है ना। यानी दरिद्रता में भी आनंद मनाना, जीवन का असली आनंद जो खुशी है वो केवल पैसे में या अमीरी में नहीं है। खुशी एक अलग चीज है, खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पढ़ाने से खुशी मिलती है, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मुझे पतंगे उड़ाने में खुशी मिलती थी, मैं पतंगे उड़ाता था। उससे पहले मुझे क्रिकेट खेलने में खुशी मिलती थी, तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो आपको जिस चीज में खुशी मिलती है वो एक अलग चीज होती है, वो उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। दरिद्रता में आनंद मनाता, और खुशी में एक खास बात होती है, खुशी में आदमी कभी थकता नहीं है। पदनाम विवरणी का सशक्तिकरण शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का चयन कीजिए। अब सीधी सी बात है, पद नाम, तो पद नाम यानी पद बोलते हैं पोस्ट को, नाम बोलते हैं नाम को। और यहां पे आपको यही देखना है कि कहां सेट बैठ रहा है। बिल्स क्या विवरणी का होती है? पावरफुल सशक्तिकरण होता है क्या? मुझे तो ये पहला ही लग रहा है, क्या ये पहला है या नहीं है? आप देखिए। अब जिसको मतलब जो अंग्रेजी से दूर भागता है वो तो यही करेगा ना, जैसे अभी मैंने किया, पद नाम। तो पोस्ट नेम, ओ एक ही सेट बैठे है, बाकी बैठे ही कौन सेट, यही बात बोलेगा ना। लेकिन डेजिनेशन होता है पदनाम, क्या बोलते हैं? डेजिनेशन जो होता है वो पदनाम होता है। और ब्रोकर, ये क्या ब्रोकर है क्या? कि गुरुजी यहां कहीं पढ़ो, खोटो पढ़ो। और इंप्रूवमेंट, सशक्तिकरण होता है इंप्रूवमेंट, ये तो पता है, ठीक है। पावरफुल नहीं होता, सशक्तिकरण का मतलब पावरफुल ये नहीं होता, ये भी नहीं होगा। नेम लिस्ट सुपर पावर, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, एकदम सही बताया आपको। ठीक है, पद नाम को डेजिनेशन कहते हैं, इस बात को विशेष याद रखना। बाकी दो मुझे आए ना आए, लेकिन पद नाम को डेजिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सामीश। कितनी बार आ गया ये सामीश? आप ये भी चीज नोट करें, कितनी बार आ गया सामीश? बार बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम गलत करते हैं, और ये बार बार कहता है, देख बेटा सामीश आवाज निरामीश करना है, निरामीश करना है। फिर ही आपा दे रहा हूं आमीश ने, किया दे रहा हूं मैं बता दूं। अघोष जन सघोष, अ आवे जन स करनो वे दिमाग में ही चाल है, लेकिन सामीश का मतलब होगा निरामीश। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद आपने टुकड़े कर दिए होंगे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन। संस्कृत कृत सम, बताओ। ये और ये तो हलंत का अंतर है। आप जानते हैं कि जब सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने हुए शब्द आते हैं तो म का बन जाता है अनुस्वार और स का आगम हो जाता है और बाकी शब्द जुड़ जाता है संस्कृत। ठीक है, ऐसे ही संस्कृति, ऐसे ही संस्कार। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण, प्राथमिक कितनी बार आ गया ये? कौन सी विधि जो है वो सर्वोत्तम है? प्राथमिक स्तर पर आपको व्याकरण सिखानी है तो कौन सी विधि जो है उपयुक्त होगी? देख लो, गारंटेड बोल रहा हूं, कमेंट गलत करेंगे, कमेंट में गलत करेंगे, सी डी कुछ भरेंगे, लेकिन याद रखें आगमन निगमन विधि होगी। और कौन सी करोगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशिक्षित और स्वच्छ शब्दों में से कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है सुशिक्षित और स्वच्छ में? तो ये तो क्या है, सु और स्व, सुसी और स्व, सु और स्व, दोनों शब्दों में सु का आपने उत्तर दे दिया, मैं जानता हूं, बहुत सही उत्तर दिया है। दोनों में सु, सुधन शिक्षित, सुधन अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो करेगा सोई भरेगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? व्याख्या करूंगा इसकी मैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है? सिंपल सी बात है, आप जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम है।
ऐसे प्रश्नों पर रुकना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना और आपका डाटा खत्म करवाना, और कोई मतलब नहीं। और मैं आपका डाटा खत्म नहीं करवाना चाहता, आपको काम देना चाहता हूं। जानवी शब्द जो है उसका पर्याय क्या है? जानवी जो शब्द है उसका पर्याय आपसे पूछा है। ये अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। जानवी शब्द का पर्याय होता है मंदाकिनी। वक्ता और श्रोता से भिन्न अनुपस्थित अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा सर्वनाम होता है? वक्ता बोलने वाला, श्रोता से भिन्न, अनुपस्थित अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह है वह है ये तो तुम वाला है, ये मैं वाला है, और ये क्या है? वो तीसरा आदमी है, वह है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रथम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अन्य पुरुष का उदाहरण नहीं है। अन्य पुरुष आ गया ना, अन्य पुरुष। वह, वे, कौन, वे सब बताएं। देखें, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इनमें मैं रुक के क्या करूंगा? प्रत्यय प्रयुक्त होता है। प्रत्यय कहां जुड़ता है? आप जानते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। तो शब्द के मध्य में, शब्द के प्रारंभ में या शब्द के अंत में, ऐसे प्रश्नों पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता। जिसका पहला पद विशेषण क्या है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? तो पहला पद विशेषण किस में होता है आप जानते हैं, दूसरा पद विशेष्य, तो ये एक में ही होता है। और वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास में होता है। मैं क्या इसकी व्याख्या करूं? नहीं, आप सब समझदार हैं। आप सर्वनाम का प्रयोग अधिकांशतः कहां होता है? उत्तम, मध्यम, अन्य, या किसी में नहीं? ये क्या पूछ रहा है? अधिकांशतः कहां होता है, ये प्रश्न नोट करना। आपका अधिकांश प्रयोग जो है ना वो मध्य में होता है। यहां पे कुछ हद तक होता है, यहां पे होता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी समूह विशेष का बोध कराए। भाई पहला पद संख्यावाचक एक में ही होता है, और आपने एकदम सही उत्तर दिया है। वो कौन सा है? द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास है। हम आज घर जाएंगे वाक्य में जो उत्तम पुरुष होता है वो सर्वनाम बताए। हम आज घर जाएंगे वाक्य में उत्तम पुरुष कौन सा है? हम आज घर जाएंगे। आपने एकदम सही उत्तर दिया है। इसका कौन सा होगा? हम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ये गड़बड़ कर दी आज। गड़बड़ क्या कर दी? प्रत्यय के भेद पूछे, बहुत गजब। अब तक आपके पास जो प्रश्न है वो पूछे तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं, कृत कितने होते हैं। अब की बार आया है तद्धित और कृत दो प्रकार के होते हैं, फिर आगे उनके भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि जो है वो कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन विधि किसको कहा गया है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं वो सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि है। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस व्याख्यान विधि की सहायक विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि जो है इसकी सहायक विधि है। अच्छा, ऑप्शन में प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, तब इसका नाम क्या करेंगे? सुकराती विधि जो है वो इसकी सहायक विधि कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छा सूचक वृत्ति का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? अच्छा, इच्छा। अब हालांकि वृत्ति टॉपिक में अपने नहीं है, लेकिन इच्छा सूचक पूछे। मोहन इधर आकर बैठ जाओ, इसमें इच्छा है क्या? यह परिश्रम करता तो सफल होता, इसमें इच्छा थोड़ी है, कार्य कारण है। वर्षा हो सकती है, इसमें संभावना है। लेकिन आपकी यात्रा मंगल में हो, मैं हमेशा कहता हूं आप सबका सिलेक्शन हो, हर मेहनती अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो, ये इच्छा है। तो इसका राइट उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं खेलने जा रहा हूं वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं खेलने जा रहा हूं, इसमें ये कौन सा सर्वनाम है? बस आप इतना बता दो। आपने देख लिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, और आपने एकदम सही उत्तर दिया है। और वो कौन सा है? उत्तम पुरुष है। कौन सा है? उत्तम पुरुष है। इनमें से किस विकल्प के सभी संज्ञा से बने हुए विशेषण, संज्ञा से बने हुए विशेषण है, यानी सभी संज्ञा से बने हुए, ये पहले आ चुका है प्रश्न। दयनीय, अगला, दैनिक, अड़ियल, रासायनिक, दैहिक, मानवीय और बाहरी। आप ऐसे प्रश्नों में, मैं फिर कहता हूं, हाँ मुझे याद आ गया वो कमेंट, ऐसे प्रश्नों में मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो नहीं है वो ढूंढ लो। जैसे ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, दो तो खत्म हो गए। अब इनमें और देख लो, दैनिक और अड़ियल, अब इनमें से कौन सा होगा?
और कमेंट बहुत अच्छा कमेंट था कि सर आप पेपर कैसे अटेंड करना हमें ये भी साथ साथ में समझा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो 100 में से 100 अभ्यर्थी आते हैं ना, 100 में से मैं 90 अभ्यर्थियों को तो संतुष्ट कर सकता हूँ, 90% को। 10% होते हैं वो खुद से ही असंतुष्ट होते हैं। मैं खुद ही दुखी हुए बाने हूं तो देखो अब राजी कर को नहीं, समझ आई बात। 90% तो संतुष्ट हो जाते हैं, 100% तो कहीं संतुष्ट नहीं होते, वो सब जगह घूम के आते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कुछ बोलते हैं ना कि सर मैं फलान जी सर से पढ़ा हुआ हूँ, फलान जी से पढ़ाता हूँ, फलान जी से पढ़ा हूँ। अरे फलान जी फलान जी फलान जी, ये 50 फलान जी से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? रीजन, हमेशा भटकते रहने से कभी मंजिल नहीं मिलती। मंजिल के लिए एक ही रास्ता चुनना पड़ता है। केवल भटकने से मंजिल मिलती तो फिर आज हर कोई मंजिल पे पहुंच जाता। लेकिन खैर ये ज्ञान तो आपके पास भी खूब है, आप जानते हैं। अब ये भी नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि ये अड़ना क्रिया हो गई, समझ गए? तो यहां पे ये देख लीजिए, रासायनिक, रासायनिक और दैहिक ये दोनों संज्ञा से बने हुए विशेषण है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब पहले तो ये किस वाक्य का मतलब ये वाक्य टॉपिक का प्रश्न है। उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं वाक्य के, उसमें उद्देश्य जो है वो क्या होता है? हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। और जब बात आती है विधेय की, तो विधेय में हम अक्सर पढ़ते हैं कि विधेय में मुख्य रूप से क्रिया आती है, क्योंकि कुछ वाक्य बिना कर्म के होते हैं। तो देखो अच्छा, वाक्य का मुख्य अंग क्या होता है? विधेय होता है। विधेय में भी क्या होती है? क्रिया जो होता है वाक्य का सबसे मुख्य अंग। तो यहां सूर्य उदय होने का काम कौन कर रहा है? बोला सर सूर्य कर रहा है, तो वाक्य का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? सूर्य ही हो जाएगा। इनमें क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा कौन सा है? वीरता, मनुष्यता, गिनती, सतीत्व। बहुत बढ़िया है। तो ये क्या पूछ रहा है? क्रिया से बना हुआ भाववाचक संज्ञा। आप जानते हैं ये किससे बना है? वीर से बना है, ये मनुष्य से बना है, और ये बना है सती से। लेकिन यहां क्या है? गिनना। तो ये क्रिया से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद कल आया था? कल शायद छत्र छाया था या यही था? रिपीट हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। वृक्ष छाया, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, गजब प्रश्न है। ये दोनों संधियों में आते हैं, आप जानते भी हैं। हम करते हैं आ प्लस छादन, और च का क्या होता है? आगमन। ये होता है। हम पढ़ते हैं तरुधन छाया। क्या पढ़ते हैं? तरुधन छाया। और उसको क्या कर देते हैं? तरुच्छाया। क्या कर देते हैं? तरुच्छाया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या है? कहीं ना कहीं विसर्ग की ओर हमारा ध्यान जा रहा है ना। तो बताओ, देखें अब आपका ध्यान कहां जा रहा है? देखो गलती मत करना। हमारे, मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया, दो बता दिया, है ना। ऐसे ही कल आया था, शायद ये आया था, छत्र प्लस छाया, इसमें च का आगमन। तो जब मैंने इस प्रकार के आपको इतने एग्जाम्पल बता दिए, फिर अगर मान लो कोई गलती से ये कर दे, तो वो गलत है ना। राइट तो यही होगा, राइट तो यही होगा, क्योंकि मैं नियम के तहत आपको 3-4 शब्द और भी तो बता रहा हूं। तो आप, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखो नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट नंबर पे यही ऑप्शन दिया, और आधे से ज्यादा इस पे क्लिक कर देंगे। आपको यकीन नहीं होता, टेलीग्राम पे डाल के चेक करवा दूंगा, आप देख लेना। किस संज्ञा में शिवत्व भाववाचक संज्ञा बनी है? तो शिव से बनी है शिवत्व। तो ये शिव क्या है? जातिवाचक, व्यक्ति। ये एक लैंग्वेज समझना इस प्रश्न की। ऐसे प्रश्न एक बार मैंने फिर ग्रुप में डाले थे, गलत उत्तर। ये पूछ रहा है किस संज्ञा से शिवत्व भाववाचक संज्ञा बनी है? तो यानी शिवत्व तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा बनी किससे है? शिव से शिवत्व बनी है। यहां पे ये ना कि इसमें नहीं पूछ रहा कि कौन सी संज्ञा है, बल्कि ये पूछ रहा है शिव में कौन सी संज्ञा है। तो यहां पे उत्तर होगा जातिवाचक। और अक्सर हम प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, हम शिवत्व देखकर भाववाचक कर देते हैं। बाद में क्या अल्ले पूरा पढ़ी कोनी, अल्लाह बच्चे अल्ले अल्ले की काम कोना वाला। तो थोड़ा सा दिमाग से काम चलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निरामीष, ऊऋण या कर्जदार, क्या बोलते हैं उसे? जिसके पास कुछ ना हो, ये याद कर लेना, पेपर में छप सकता है ये। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। नीलकमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय।
याद रखें, नील कमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो बिल्कुल आप सही हैं, नील कमल में है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। नील कमल में है कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? यह भी बहुत गजब है, बहुत ही गजब शब्द है, क्योंकि यह पूछ रहा है किस शब्द से बनी है, और यही बहुत अच्छी बात है। तो कौटिल्य किस शब्द से बनता है? तो आप इसको जब मूल शब्द की ओर जाओगे तो कुटिल शब्द निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? कुटिल से कौटिल्य या कुटिलता। तो कुटिल शब्द क्या है? कुटिल शब्द है विशेषण। कुटिल शब्द क्या है? विशेषण है। किसी के प्रश्न को उद्धृत करने के लिए, किसी के प्रश्न को उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? भाई किसी भी प्रश्न को पूछना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो आप उत्तर दीजिए, किसका प्रयोग करोगे आप? बिल्कुल आप एकदम सही है, आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों में उनके समकक्ष दिए गए हिंदी समानार्थी शब्दों में से कौन सा युग्म सही है? बस आपको यह बताना है। तो इंस्टॉलेशन स्थापना होती है क्या? इंस्टॉल करना कोई चीज नहीं। इंस्पिरेशन प्रवृत्ति होती है क्या? इंस्पिरेशन तो प्रेरणा होती है। इंस्पेक्शन समाधान होता है, या इंस्पेक्शन कोई इंस्पेक्शन को क्या बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा। जांच, जांच से मिलता जुलता होगा। इंस्टीट्यूशन संस्थान। ये क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है भाई, ओए की सही है। ओए इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्थान। नेक्स्ट, कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करते हैं? योजक चिन्ह, हंस पद चिन्ह, निर्देशक या लाघव चिन्ह? बताइए, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये जो कोष्ठक में जो चिन्ह है ना, ये किसकी ओर इंगित करता है? इसका नाम क्या है? बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, हंस पद चिन्ह। देखो बार बार ये चिन्ह हमेशा ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध है। शब्द आया मैत्री, इसमें गहरा काला शब्द में संज्ञा कौन सी है? मैत्री शब्द क्या है? मित्रता, मैत्री, ये क्या है? ये सर भाववाचक संज्ञा है, यह द्रव्य है, भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठनारंभ यानी पाठ के आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचि की विधि कौन सी होती है? पढ़ने के आरंभ की योग्यता के विकास के लिए सबसे रुचि विधि कौन सी होती है? सबसे पहले इसको यूं समझ सकते हैं आप कि जब आप छोटे थे, हम छोटे थे, तो जब नई क्लास में प्रमोट होते थे, छठी से सातवीं में आते थे, तब हमारे मन में क्रेज रहता था। क्या रहता था? हमारे मन में क्रेज रहता था नई किताबें लाने का। और नई किताबें किस लिए क्रेज रहता था? कि नई किताबों में नए नए चित्र होंगे। हम किताब में मारवाड़ी में फरोड़ फरोड़ कहीं पढ़ता, चित्र देखता बढ़िया, ई पाठ में वो चित्र है, ई पाठ में वो चित्र है। यानी देखो और कहो विधि। देखने से बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। भीड़ शब्द क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक? इनमें से कोई नहीं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भीड़ शब्द जो है वो है क्या है? समूहवाचक है। कौन सा है? समूहवाचक। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, घी का दीप जलाना, किसी का स्वागत करना। ये भी देखो, आप इसमें ये नहीं करोगे, मैं जानता हूं, ये भी नहीं करोगे, लेकिन खुशी मनाना या किसी का स्वागत करना, यहां पर आप कंफ्यूजन गारंटेड बोल रहा हूं हो जाओगे। ठीक है, अब क्यों दीपावली वाले दिन तो भगवान राम का स्वागत हुआ था। अरे हुआ था, लेकिन स्वागत नहीं बल्कि खुशी मनाते हैं ना, तब दीपक जलाया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, न कि नहीं है? पूछा कौन सा शब्द है, तो सहकार, कुटज, पिक, दृग। तो बिल्कुल आप जानते हैं, कुटज पौधे को बोलते हैं, पिक कोयल को बोलते हैं, दृग जो है वो नेत्र को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कंसन क्या है? कॉन्सनियस है, मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा भाई। अब आप इसमें कुछ भी मानना, अंग्रेजी कौन आवे तो कौन आवे, ये है क्या? थे तो सब होशियार हो, चलो हिंदी में लिख कर बताओ क्या है? कॉन्सेंट्रेट शब्द से बना है क्या ये? नहीं, कंसल्ट, कंसल्ट शब्द से बना है। कंसल्ट यानी हाँ, उससे बना है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा मतैक्य। क्या होगा? मतैक्य। नेक्स्ट, आदर शब्द से विशेषण बनाओगे तो क्या बनेगा? आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं।
आप बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हो और आपने एकदम सही उत्तर दिया है, आदरणीय। आदरणीय। नेक्स्ट, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता और मानवीय, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा मानवीय। क्या होगा? मानवीय। अब मैंने आज इस क्लास के स्टार्ट में इतना ज्ञान दिया आपको कि आंसर की बनानी है और मुझे भेजनी है, मुझे भेजनी है, मुझे भेजनी है। मैं यही देखना चाहता हूं कि आज कितनी आंसर की आ रही है। अगर आप इतने 5-5, 6-6 हजार स्टूडेंट देखते हैं, लाइव वालों की बात कर रहा हूं, लाइव मान लो लगभग 1400 स्टूडेंट देख कर जाते हैं वीडियो। अरे आप लोग अगर मुझे एक साथ आंसर की भेजोगे, रोज विनर चेंज होगा। अभी विनर लगभग है ना, एक विनर तो, दो विनर मैं घोषित करता हूं तो एक तो वही होता है जो रेगुलर आ रहा है। वो 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं वो हमेशा आंसर की भेजते हैं, तो वो फर्स्ट आएंगे आएंगे। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था मेरे पास 200-200 आंसर की आती थी सेकंड ग्रेड वाले, क्योंकि सेकंड ग्रेड का घबराहट थी ना सबके, सब पढ़ते थे। अभी तुम लोग सोचा रहे तो 22 दिन पढ़िया, 25 दिन पढ़िया, अजय तो काल बसंत पंचमी है, सावो है, काल तो जिम्मण है, कतलियां जीम रामा, सर्दी पड़े। अरे की कोनी है, कतलियां बाद में ही जीम लिया, थोड़ा पढ़ लो। आज मेरे पास आंसर की आनी चाहिए आपकी सबकी, तब आगे पेपर अपलोड करूंगा ना ये, तब इस पेपर का फायदा मिलेगा, फटाफट लगा लोगे। और नहीं, नहीं मानो तो भाई थारी इच्छा। अर्धविराम के समान कौन सा कथन सत्य है? यह भी बड़ा खतरनाक प्रश्न आ गया। क्या पूछ रहा? असत्य। अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रकट होता है। समझ लेना, बहुत बढ़िया चीज है। अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रकट होता है, यह बात तो सही है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रकट होता है। किसमें? विपरीत अर्थ। यह बात भी सही है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम, हाँ, शब्द युग्म जो होते हैं ना, उनको भी एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है, यह भी बात सही है। अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण शब्द से पहले होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए अर्धविराम का प्रयोग कभी नहीं होता। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? 75 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, डिस्क्रिप्शन क्या है? एक तो अंग्रेजी वास्तव में हिंदी जड़ी भाषा नहीं है ना। डिस्क्रिपेंसी पता नहीं क्या है। चलो अपन नीचे वाला देख लेते हैं। ऑब्जेक्शन, ओपीडी है, ऑब्जेक्शन लगा दिया मतलब आपत्ति लगा दी, ठीक है। वैल्यूशन, हाँ, वैल्यू निकालना मतलब मूल्यांकन करना, ठीक होता है। और विंडक्टिव, प्रतिशोधी, ये भी सही है। वाइंडक्टिव, हाँ, ये भी सही है। देखो एक चीज है, जिको माऊपट्टी नहीं नहीं वही उत्तर हुआ है जो माऊपट्टी नहीं नहीं वही उत्तर हुआ है, ठीक है। तो हिंदी समानार्थक नहीं है, ठीक है। बाकी 3 है। एक और बताता हूं, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। वो 10 पेपर अपलोड कर दिए, उनमें लास्ट वाले 5 में पारिभाषिक शब्दावली है। कॉपी पेन एक रजिस्टर तैयार कर लिया होगा 40-45 पेज का, तो है ना, उसमें सारे पारिभाषिक शब्दावली एक साथ लिख लो। एक दिन मैं पेपर लूंगा, उसमें कम से कम 40-50 क्वेश्चन दूंगा। अब देखो, मैं क्वेश्चन तो डेली लेकर आता हूँ 7 क्वेश्चन, लेकिन 7 क्वेश्चन में कम से कम मैं 20 शब्द बता देता हूँ पारिभाषिक शब्दावली के, और आप देख लेना इनमें से आ भी जाएगा। 2 क्वेश्चन तो आना, इनमें से आ जाएंगे। पढ़ा हुआ होगा तो आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो आपकी इच्छा है। विशेषण और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? विशेषण का संज्ञा से संबंध। समझ रहे हो बात को? यानी ये क्या कहना चाह रहा है? विशेषण और विशेष्य, संज्ञा किसे बोलते हैं भाई? संज्ञा को हम विशेष्य तो बोलते हैं। ये विशेष्य कह दो और चाहे संज्ञा कह दो, बात तो एक ही है ना, कंफ्यूज कर रहा है केवल ये। और विशेषण विशेष्य संबंध किसमें होता है? कर्मधारी में होता है। अब ये 2 प्रश्न एक जैसे ही आए, लेकिन यहां पे कंफ्यूज करने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से बुरा अर्थ किस उपसर्ग का होगा? ओ नी बिन, बुरा अर्थ किसका होगा? एक तो मैं बताऊं, अति, अधि, अनु, अप, अभी, आप, अभी, अव, आ, परा, परी, है ना। ये उपसर्गों के अर्थ थोड़ा सा पढ़ लेना, टाइम निकले ना, टाइम निकाल कर थोड़ा अर्थ पढ़ लेना, ठीक है। चलो, मैं और वैसे मैं भी क्वेश्चन लाऊंगा तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन लाता रहूंगा। निम्न में से बुरा अर्थ किस उपसर्ग का होगा? अवगुण, है ना। अवगुण और अवगुण जो है ये बुरे का अर्थ होता है, बाकी का बुरा नहीं होता है। नेक्स्ट,
हाय वह चला गया वाक्य में कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ है? याद रखना, हाय ग्रेड थर्ड का एग्जाम चला गया, मैंने तैयारी नहीं की, पछतावा बसता है, याद रखना। तो इसमें विस्मयादिबोधक है, कौन सा है? विस्मयादिबोधक। टाइम कर लीजिए। भाषा, और ये तो एक दिन आया था शायद, भाषा पढ़ने लिखने का एक उत्तम साधन है या संप्रेषण, क्या है बताओ 79 में? भाषा और, तो ये तो फिर प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। भाषा सोचने, महसूस करने और किन्हीं चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, ठीक है ना, साधन है। लिखने का साधन भाषा नहीं है, ध्यान रखना। आप कोई सोचोगे सर इसमें लिखना हो, लिखने का साधन भाषा नहीं होती है कभी भी, साधन नहीं है भाषा उसमें। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी, मतलब एक साधारण वाक्य के साथ दूसरे अंग वाक्य को, अंग का मतलब हो गया उपवाक्यों, और उपवाक्य आप जानते हैं किसमें होते हैं? उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य में होते हैं। किसमें होते हैं? मिश्र वाक्य में। आओ आज तालाब में तैरा जाए, वाक्य में संबंध वाच्य कौन सा है? आओ आज तालाब में तैरा जाए। बस आप इसको पकड़ लो, ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, बस यही उत्तर। क्योंकि लास्ट में जाना क्रिया सहायक तो आई है, बस। तो गुरुजी ये तो अकर्मक है, अकर्मक है किसी करनो आया था ने भाववाच्य करना है, किस वजसी? भाववाच्य वजसी। नेक्स्ट, प्रतिपर्ण। प्रतिपर्ण पारिभाषिक शब्द का समानार्थक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिपर्ण, कंटेनेंट्स इन लाइन ऑफ, देखो इसका उत्तर हो जाएगा काउंटरफॉल, प्रतिपर्ण, है ना, याद कर लेना। एड़ा एड़ा शब्द आ जाओ नहीं बीटे में पकड़ में भी कोना बोलो जल्दी सी, ठीक है, याद कर लिया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञार्थक, विधानार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक? अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। बता दिया आपने उत्तर भाई, ये सीधी सी पूछ रहा है यदि दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, तो ये क्या कर रहा है? ये संकेत कर रहा है, यदि तो क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है, पक्षु मैदान में चल रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, बताओ देखें। आपने सही उत्तर दिया है। ये अब एक प्रश्न को इसमें व्याख्या करते हैं। ये रहा कर्म, पशु मैदान में चल रहे हैं, पशु क्या चल रहे हैं? उत्तर तो इसमें भी नहीं आ रहा सर। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तर तो इसमें भी नहीं आ रहा। लेकिन पढ़ना या सकर्मक है, चरना सकर्मक है, चुगना सकर्मक है, उड़ना सकर्मक क्रिया नहीं है, उड़ना अकर्मक क्रिया, इसके साथ कभी कर्म आ ही नहीं सकता, इसलिए। नेक्स्ट, दया संज्ञा का विशेषण क्या बनेगा? दयालु, दयनीय, दयावान, या ये तीनों? हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 85 नंबर, बहुत ही। दया संज्ञा का विशेषण जब आप बनाओगे तो दयालु भी बनता है, दयनीय बनता है, दयावान भी बनता है, तीनों ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्या है? मरकटी तत्सम का तद्भव क्या होगा? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। मरकटी, ये तो पहले भी एक दिन आया था शायद प्रश्न। मरकटी, मरकटी, मगरमच्छ, बंदरिया, मकड़ी, मछली। तो आप जानते हैं मछली जल की रानी है, लेकिन यहां पे उत्तर होगा मकड़ी, है ना। और मगरमच्छ बेचारा ऐसे ही रह गया। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी क्या है? सबसे, ये क्या पूछ रहा है? लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी क्या है? लिखने का कौशल अगर भी, ये तो प्रभावी बहुत गजब है, ये भी प्रभावी है। किसी चित्र को देखकर लिखना, ये भी बात प्रभावी है, ये प्रभावी नहीं। देखो बहुत, अब कितना गजब, जो हमें लग रहा है वही गलत है इसमें। भाई चित्र को देखकर, यार ये थोड़ा डाउट हो रहा है यहां पर।
मेरे हिसाब से इसमें चित्र को अंकन मतलब चित्रांकन मतलब चित्र को देखकर लिखना, ये होना चाहिए। ये थोड़ा डाउट है, आप बताएं इसका क्वेश्चन। मेरे मैं डाउट में हूं, मैं तो कल देखूंगा इसका, ठीक है। बाकी आप खुद इसका फैसला करें, कल मैं बता दूंगा इसका उत्तर। समकोण, थोड़ा मतलब खुद को सेटिस्फाइड करना जरूरी है, मुझे उन दो में दिक्कत लग रही है। समकोण, समकालीन, समकालिक शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है? सिंपल है, आप जानते हैं क्या है, बस इसमें कंफ्यूजन यहां होगा कि कौन सा है, सम या सम है। तो आप देखिए सम अलग है, सम अलग है, सम अलग है, बस। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, घटनावृत्त प्रपत्र है, ये जो घटनावृत्त प्रपत्र होता है ये क्या है? इसको अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं? संचयी आलेख बोलते हैं, एनकोडोटल आलेख बोलते हैं, रेटिंग स्केल बोलते हैं, उपयुक्त सभी। घटनावृत्त को तो एनकोडोटल बोलते हैं ना, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ये तो पढ़ रखा होगा आपने। कृत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं कहां? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया में। तो कृत नाम ही आ गया तो किस में हो जाएगा? क्रिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो बिल्कुल सही बात है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें अधिकरण कारक है, इसमें अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, किस क्रम में कर्ण कारक नहीं है? किस क्रम में कर्ण कारक नहीं है? लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया। बिल्कुल कर्ण कारक कहां नहीं है? तो आप उत्तर दीजिए। इन तीन में से तीनों में कर्ण है, लेकिन यहां कर्ण नहीं है क्योंकि छत से वो अलग हो चुका है, अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तूफान, ससुर, सौतन और सरसों, विदेशी शब्द पूछ रहा है। और विदेशी भी कौन सा है? फ्रांसीसी शब्द है, बताओ देखें कौन सा है। तो आपने एकदम सही उत्तर दिया, तूफान जो है शायद फ्रांसीसी होना चाहिए मेरे ख्याल से, या चाइनीज शब्द है। जो ममत्व से रहित है उसे क्या कहा जाएगा? ममत्व से जो रहित है उसे क्या कहा जाएगा? बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है, उसे कहा जाएगा निर्मम। जो मोह से दूर है वो निर्मोही होता है, ठीक है ना। शुद्ध शब्द समूह किस विकल्प में है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें शुद्ध शब्द का समूह कहां है? ऐक्यता, औद्योगिक प्रमाणिकता, कालिदास, अनसूया, स्वादिष्ट, ईर्ष्या, इंदु अहिल्या, अभिष्ट, वरिष्ठ, विशिष्ट। ऐसे में मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, आप गलत है वो निकाल लो। आप जानते हैं कि ये गलती यहां पड़ी, ये गलती यहां पड़ी, ठीक है ना। और अभिष्ट, अभिष्ट होता है ना, अभिष्ट थोड़ी होता है, गलती मिल गई यहां। ये स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट क्या होगा? स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट भोजन। ये नवीन हिंदी व्याकरण की जो किताब है ना, उसमें जो जो दे रखे हैं ना शुद्ध संशोधन वाले शब्द, अहल्या, भगीरथी, पिपीलिका, है ना, मुमुर्षु, बुभुक्षा, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, कुआं, ये जो शब्द है ना बहुत अच्छे अच्छे शब्द दे रखे हैं। ये सारे शब्द अगर पढ़ लोगे ना तो इससे बाहर भी नहीं जाएगा पेपर में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? आज तो मैंने हर प्रश्न इसी टाइप का पूछा है, हिंदी समानार्थक नहीं है, इसका मतलब तीन तो हैं, तो आपको कितने ही शब्द याद होना चाहिए? तो बताइए कौन सा जो है वो नहीं है? तो आप देखेंगे ये है क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, ठीक है, टर्मिनेबल, समाप्य, समापनीय, टर्मिनेबल, और सुमन, बुलाना, हाँ ठीक है ये भी सही है। और एनक्रोचमेंट, आक्रमण है, और तो कौन है, कोई आक्रमण नहीं होता एनक्रोचमेंट, ठीक है ना, आक्रमण नहीं होता। नेक्स्ट, विद्वानों ने जो कहा उसको सुनो। विद्वानों ने जो कहा, वाक्य में संबंध वाच्य कैसा है? अच्छा, वाक्य वाक्य वाच्य पूछ लिया। विद्वानों ने जो कहा उसको सुनो, विद्वानों ने जो कहा है, और गजब वाक्य, बहुत ही गजब प्रश्न है आज का। अब गजब उड़े का ही हुआ लाडी, पकड़ो, ये क्या है? ने, आप जानते हैं कि कर्मवाच्य
और भाववाच्य दोनों में ही ने नहीं आता, दोनों में ही क्या आता है, से या द्वारा आता है, बात ही खत्म, कुणसो करनो है, कर्तृवाच्य करना है। अरे दुनिया की कोई ताकत अपना प्रश्न गलत नहीं करवा सकती। लॉजिक ट्रिक पकड़ लो आप तो। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को क्या कहा जाता है? बताओ देखिए क्या कहा जाता है। पहला आया हुआ प्रश्न है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कर्म कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। आज का 99 नंबर क्वेश्चन है, गहरे काले पद का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो। 99 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर से मत मारो। तो पत्थर क्या है? अधिकरण, संबंध, कारण या कर्म? पत्थर क्या हो गया? एक साधन हो गया। ये तो हो गए 99 नंबर क्वेश्चन। 100वें क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, आंसर की भेजें। आज देखना चाहता हूं मेरी बात का कुछ असर हुआ या भैंस के आगे बीन बजावे भैंस पड़ी पगुरावे बा बात कर रहे हो, हमारी बात मान भी रिया हो या कौन मान रहा हो, यही देखना है। लेकिन ब्यू पहला तैसे भाग जसो मंठा है, पक्का भाग जाओगे। इसीलिए वीडियो लाइक करके जाएं। सभी जो साथीगण हैं वो क्लास जरूर लाइक करें और शेयर करो तो थारे वो कहने एड़ा भाग कट है। स्टेटस लगाओ 2-4 जना। अरे काले कमेंट देखो क्या गुरुजी आई अंग्रेजी मोड लिखोड़ो, मन तो अंग्रेजी आओ कौन था ध्यान ही है कि मैं आपकी क्लास लाइक नहीं करूंगा क्योंकि आप हर प्रश्न की व्याख्या नहीं करते। अब हर प्रश्न की व्याख्या जरूरत पड़ने तो पड़ती लागी को नहीं। खैर अब देखा थे बी कैटेगरी में शामिल हो या माल्टी कैटेगरी में हो, अल्ले 100% ला रहा आई क्यों थे तो की भेज दी। मतलब कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, माली पेड़ों को पानी देता है, वीना सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया। उत्तर देखते ही आपको मिल गया कि इसमें अकर्मक क्रिया का कौन सा है, क्योंकि इसमें को आ गया, इसमें को गया, इस अकर्मक है। और वीना क्या लाती है? सामान लाती है। लेकिन बच्चा जोर से रोया, रोना क्रिया अकर्मक होती है। ये हो गया आपका 100 नंबर क्वेश्चन। और इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, और ये मेरा अनुरोध मानो, निवेदन मानो, मेरी आज्ञा मानो, या एक बड़े भाई की तरह जो है मेरे जो मार्गदर्शन है उसको समझें। रियल बता रहा हूं, इन 10 पेपर्स को प्रिंट निकलवाएं कल। और कहीं अगर मान लो जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था सर हमारे पैसे बहुत चार्ज लग रहे हैं, तो आप किसी मित्र को आसपास के सिटी में भेज दें। अपने तो बीकानेर में तो देखो 50 पैसे लेते हैं एक साइड के, 1 रुपया, 3 रुपए का एक पेपर होता है, तो 10 या 30 रुपए का सारा खेल होता है। अब आपके इतना ज्यादा ले रहे हैं तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। आप बोल रहे हो सर आप इसको आप बुकलेट के रूप में तैयार करवा दो। भाई मेरे, मैंने वास्तव में बहुत तैयारी की है, समय लगेगा। मुझे अभी तक थोड़ा सेटल होना है, सेटल समझ रहे हो ना, मुझे खुद को अभी तक बहुत मजबूत करना है। मैं आप सब मेरे अपने हो, आप सब मेरे अपने स्टूडेंट हो। लेकिन मेरे अपने बीकानेर के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, आपको बताऊं पिछले 2-3 महीनों में उनको वो मुझसे नाराज हो गए अधिकतर। क्यों नाराज हो गए? इसलिए नहीं कि मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, आंसर की टाइम पे नहीं दे पाया। मैं क्लियर बताता हूं, अपनी गलतियों को स्वीकार कर। मैं रिजल्ट बार बार प्रयास करके भी टाइम पे नहीं। अब जो टेस्ट चल रही है ना उसमें फिर भी मैं हर 2 दिन में रिजल्ट दे देता हूं और आंसर की दे देता हूं। रीजन क्या है कि जिस पे भरोसा करते हैं काम करने के, भाई ये काम तू संभाल ले, और बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इससे क्या हुआ, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हुई। और फिर भी मैंने आप लोगों का विश्वास जीतने का बराबर प्रयास किया है और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन अंततोगत्वा जीत हमेशा संघर्ष की होती है और मैं जीत कर ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हारूंगा तो नहीं। क्योंकि हार को महाकाल के चरणों में चढ़ा के आया हूं। कल जो मैंने बात बोली, अब आप बोलोगे सर ये कहां से लाए सेंटेंस? ये सेंटेंस जो हालांकि खैर छोड़िए, मैं बॉय कट वगैरह के नहीं हूँ। बॉलीवुड पिक्चर जो है उसमें एक जगह देखा था कमेंट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल हार, मृत्यु, ये जो चीजें हैं इनको भूल जाओ। उनमें अलग था, मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो हारना सीखा ही नहीं और सीखना भी नहीं है। आप तो बस अब जीतेंगे हम, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड शुभ रात्रि।